बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट मैंने स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने इस पेपर के 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट को पढ़ लिया था। थर्ड यूनिट हम लोगों ने शुरू किया था। थर्ड यूनिट के भी हम लोगों ने 3 पॉइंट को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पॉइंट को पढ़ लिया था। फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे हम लोग। फोर्थ यूनिट हमारा था स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूसिव एजुकेशन, विद्यालय व कक्षा प्रबंधन का क्रियान्वयन समावेशी शिक्षा के संबंध में। देखिए, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो यूनिट था, ये जो हमारा टॉपिक था काफी बड़ा था। ये काफी बड़ा था। इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए, इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था विद्यालय प्रबंधन का क्रियान्वयन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। उसको मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोगों ने सेकेंड पार्ट बनाया था। वो हमारा था क्लास प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन का क्रियान्वयन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। वो हमारा सेकंड पॉइंट आज हम लोग लेके इस पे बात करेंगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा है कक्षा प्रबंधन और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। देखिए, प्रोफेसर जे जेम्स ने 1970 में एक शोध तैयार किया। उस शोध में ये पता चला कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में उपस्थित, या कह सकते हैं अपनी कक्षा में तमाम तथ्यों, सूचनाओं और विचारों की जानकारी रखनी आवश्यक होती है। क्योंकि कक्षा में 2 मुख्य घटक होते हैं। इन 2 मुख्य घटकों में, एक कक्षा में 2 मुख्य घटक होते हैं। कक्षा में 2 मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक होता है शिक्षक और दूसरा घटक होता है छात्र। शिक्षक जो होता है वो शिक्षण करता है, ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षक होता है वो शिक्षण करता है, और जो छात्र होता है वो अधिगम करता है, अर्थात सीखता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कक्षा प्रबंधन की। कक्षा प्रबंधन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर जे जोन्स ने 1970 में एक शोध तैयार किया था। उस शोध में पता लगाया कि एक शिक्षक को अपनी समावेशी कक्षा को आयोजित करने में तमाम तत्वों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं और इन समस्याओं के समाधान हेतु एक शिक्षक को समावेशी शिक्षा के साथ साथ कक्षा प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कक्षा प्रबंधन में पता चला कि शिक्षा की व्यवस्था में 2 घटक होते हैं, एक शिक्षक होता है, एक छात्र होता है। शिक्षक जो होता है वो शिक्षण करता है, छात्र जो होता है अधिगम करता है। और इन दोनों के मध्य की जो क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के जो मध्य की क्रिया होती है वो पूरी की पूरी शिक्षण तथ्य की व्यवस्था में आती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक के तौर पे, एक क्लास टीचर के तौर पे, या क्लास रूम की व्यवस्था के तौर पे एक शिक्षक की नैतिक और नियमित जिम्मेदारी होती है कि वो कक्षा की व्यवस्था को नियोजित करे। क्योंकि एक शिक्षक जब क्लास रूम को अरेंज कर लेता है, अरेंज करने में जब वो सक्षम हो जाता है, उस व्यवस्था को ठीक प्रकार से अरेंज कर लेता है, तो उसकी जो व्यवस्था है वो अच्छी हो जाती है और समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। देखिए, कक्षा प्रबंधन और समावेशी शिक्षा के संदर्भ को हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से कार्य एक कक्षा प्रबंधन के तौर पे शिक्षक को करने होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला बिंदु लेंगे, वो हमारा होगा कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था। कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था।
कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं आपको नाम से बता रहा हूं कि कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था, कहने का तात्पर्य है हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसका मीन्स ही होता है कि सभी प्रकार के बालकों को एक स्थान पे बैठा के शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कक्षा में अनुकूल बैठक की व्यवस्था करना। एक शिक्षक के तौर पे, एक क्लास रूम मैनेजमेंट कर्ता के तौर पे एक शिक्षक को यह ध्यान देना चाहिए कि उसकी क्लास में निःशक्त बच्चों को बैठने के लिए, ध्यान दीजिएगा, निःशक्त बच्चों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही साथ उन्हें ये पता हो अपनी कक्षा के बारे में कि छोटे बच्चे कक्षा में आगे की तरफ बैठेंगे, कम दृष्टिदोष वाले बच्चे, कम दृष्टिदोष वाले कह सकते हैं कि कम बाधिर बच्चे और कम श्रवण दोष वाले बालक या विकलांग बालक, ये सारे बालक जो होंगे इनकी बैठने की व्यवस्था कक्षा में निर्धारित की जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिनकी ऊंचाई कम है वो बच्चे आगे बैठेंगे, जिनकी ऊंचाई अधिक है वो पीछे बैठेंगे। जो कम दिखाई देने वाले बालक, जिनको बोर्ड पे लिखी चीज़ें कम दिखाई देती है, कक्षा में आगे बैठेंगे। जो श्रवण बाधित बालक हैं या जो मुख बधिर बालक हैं वो कक्षा में आगे की तरफ बैठेंगे। जो विकलांग बच्चे हैं उनको बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए, डेस्क और बेंच की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ एक मंदबुद्धि बालक के बगल में एक सामान्य बालक के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में उन निःशक्त बालकों के प्रवेश के लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ वे अपना बैसाखी, अपना व्हील चेयर कक्षा में बरामदे तक ले आएँ, बरामदे में बैठ सकें, बरामदे में रख सकें। इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी कक्षा प्रबंधन में आती है। और इसी प्रकार हम कक्षा प्रबंधित करके, कक्षा की व्यवस्था को निर्धारित करके समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट आता है कक्षा में अनुशासन तथा नियम पालन। दूसरा पॉइंट आता है कक्षा में अनुशासन व नियम पालन। देखिए, एक कक्षा प्रबंधन के तौर पे आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कक्षा में ये ध्यान दिया जाए कि जितने भी छात्र छात्रा हों उनमें स्व अनुशासन की व्यवस्था जागृत हो। किसी भी छात्र छात्र के द्वारा किए जा रहे समस्या में, किए जा रहे परेशानियों में, उत्पन्न किए जा रहे समस्याओं का समाधान शिक्षक अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करे। साथ ही साथ उन्हें उनके अंदर ऐसी भावना जागृत करे कि वे बालक, वे बालिकाएं अपने आप बिना किसी हिचकिचाहट से स्व अनुशासन की व्यवस्था को अपने मन मस्तिष्क में विकसित करें। कभी कभी क्या होता है कि कोई बालक किसी ऐसे वातावरण से निकल के आता है, किसी ऐसे परिवार से निकल के आता है जहाँ पे उसकी सामाजिक व्यवस्था निम्न कोटि की होती है और उसी प्रकार की व्यवस्था की कक्षा में वो करने लगता है। जब वह छात्र उस प्रकार का वातावरण विद्यालय की व्यवस्था में, क्लास की व्यवस्था में बनाता है, उत्पन्न करता है, तो क्या होता है कि कभी कभी शिक्षक समावेशी शिक्षा को नहीं जानता है, बालकों के मनोदृष्टि को नहीं जानता है और उन्हें सजा दे देता है, उन्हें डांटता है, मारता है। इस स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी वो छात्र जो किसी कारणवश इस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है वह शिक्षक से परेशान हो जाता है, चिढ़ जाता है और बिना किसी बात को रखे कहे वो क्लास में या तो और समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देता है या फिर क्लास से भागना शुरू कर देता है। तो एक शिक्षक या कह सकते हैं कि कक्षा प्रबंधन के तौर पे समावेशी शिक्षा को बनाए रखते हुए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जो भी कक्षा में उद्दंड बालक हैं, जो भी कक्षा में ऐसे बालक हैं जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, इन बालकों की गलतियों को नोट किया जाए, इनकी समस्याओं को देखा जाए
और इनकी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ उपाय किए जाएं ताकि वो समस्या बार बार कक्षा में उत्पन्न न करें, और यदि उस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं तो उनके अंदर खुद स्वतः कुछ कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि नहीं, हमें कक्षा में ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमारे लिए कक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम कक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्व अनुशासन उनके अंदर विकसित होगा, और जब स्व अनुशासन उनके अंदर विकसित होगा तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय में, कक्षा में जो अनुशासन है वो बना रहेगा। साथ ही साथ कक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कुछ नियम का भी पालन करना अनिवार्य होता है। उन नियमों के पालन की बात हम करें, उन नियमों के पालन की हम बात करें तो ये ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है कि जो छात्र छात्राएं ये व्यवस्था को बनाने में असुविधा उत्पन्न करते हैं, इन छात्रों पे शिक्षक विशेष तौर पे ध्यान दें। यदि कोई गलती करते हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर कोई अच्छा काम वो करते हैं तो इस अच्छा काम के बदले उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाए, उन्हें कुछ नई प्रोत्साहित चीजें भी बताया जाए। अब इसमें हम तीसरा बिंदु लेंगे निःशक्त बालकों की समस्या का समाधान। ध्यान दीजिएगा, निःशक्त बालकों की समस्या का समाधान तीसरा बिंदु आएगा। तीसरा बिंदु हम लेंगे निःशक्त बालकों की समस्या का समाधान। जैसे कि हम लोग समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं, निःशक्त बालक से हमारा तात्पर्य होता है ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से थोड़ा अलग होते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पे वो अलग होते हैं। निःशक्त बालकों की समस्या का समाधान। निःशक्त बालक मतलब वो बालक बालिकाएं जो शारीरिक मानसिक रूप से समान बालकों से अलग होती हैं। क्या होता है, इन बालकों में तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का समाधान करना ही एक शिक्षक का दायित्व होता है, और खास तौर पे कक्षा प्रबंधन की व्यवस्था में इसको बनाए रखना भी एक शिक्षक का दायित्व होता है। जैसे तमाम ऐसे बालक बालिकाएं होते हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पे समान बालकों से अलग होते हैं, वे अपने आप में हीन भावना से ग्रसित होते हैं, और जब इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित हो जाती है तो वो बालक या तो विद्यालय नहीं आएंगे, या विद्यालय आएंगे तो विद्यालय में समस्या करेंगे, या विद्यालय आने के बाद विद्यालय से बंक करेंगे। इन तमाम प्रकार की समस्याएं कक्षा में उत्पन्न करेंगे। वे या तो उसे समान बालकों को परेशान करेंगे, या जो विशिष्ट बालक है वो समान बालकों को परेशान करेंगे। तमाम कक्षा में ऐसी समस्याएं उत्पन्न करेंगे जिससे जो कक्षा का वातावरण है वो दूषित हो जाता है, और पठन पाठन की व्यवस्था में असुविधाएं आने लगती है। तो कक्षा प्रबंधन के तौर पे आप ये ध्यान देंगे कि जो निःशक्त बालक हैं इनकी जो अपनी व्यक्तिगत समस्या है ये समस्या न हो। जैसे कोई विकलांग बालक है, वो कक्षा में बैठने के लिए पर्याप्त जगह चाहता है, तो उसको बैठने के लिए शारीरिक या अस्थिर रूप से, मान लीजिए शारीरिक रूप से अगर वो विकलांग है तो, या मान लीजिए उसके पैर खराब हैं, या उसको कम दिखाई देता है, या हाथ खराब है, अस्थिबाधित बालक है, तो इस प्रकार के बालकों को कक्षा में बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। या मान लीजिए कि किसी बालक को कम दिखाई देता है तो इस बालक को बोर्ड पे दिखने के लिए अच्छे प्रकाश की व्यवस्था कक्षा में हो। या कोई हाइपर सेंसिटिव बालक है, इस बालक को कक्षा में बैठने के लिए कक्षा में एक बेहतर या हवापूर्ण वातावरण मिले ताकि वो बच्चा समान तौर पे समान बच्चों के साथ बैठ सके। तो इन तमाम निःशक्त बालकों की जो समस्या है इसके समाधान के लिए भी हमें कक्षा प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट हम इसमें लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट हमारा आता है कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करना। कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करना। कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करना। कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करना।
देखिए, एक शिक्षक का दायित्व है कक्षा प्रबंधन के तौर पे, कक्षा प्रबंधक के तौर पे आप अपनी कक्षा में समावेशी वातावरण तैयार करें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कक्षा में तमाम बालक होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से समान समान बालकों से अलग होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ अति विशिष्ट होते हैं। तो इस तमाम असुविधापूर्ण जो बालक बालिकाएं हैं, इनको समान बच्चों या विशिष्ट बच्चों के साथ एक साथ बैठा के शिक्षा की व्यवस्था को उपलब्ध कराना एक कक्षा शिक्षक या कक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। तो एक कक्षा प्रबंधन, एक क्लास टीचर के तौर पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मान लीजिए कोई बालक ऐसा है जो सामान्य से मंद बुद्धि का है, तो उन मंद बुद्धि बालकों के पास किसी समान बालक को आप बैठा सकते हैं, उसके पास भी समान बालक को बैठा सकते हैं। या कोई अस्थिबाधित बालक है, उसको चलने फिरने में असुविधा होती है, तो उस बालक को कक्षा में आप किनारे बैठा सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कोई बहुत विशिष्ट बालक है, तो उस विशिष्ट बालक को किसी मंद बुद्धि बालक के साथ आप बैठा सकते हैं। मतलब कक्षा में एक ऐसा वातावरण और माहौल आप तैयार करेंगे कि उस वातावरण और माहौल की सहायता से कक्षा में उपस्थित सभी बालक बालिकाएं, चाहे वो शारीरिक मानसिक रूप से समान और विशिष्ट बालकों से अलग क्यों ना हो, इन तमाम विविधताओं के बाद वे सभी बालक बालिकाएं एक साथ बैठ के शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान का अर्जन कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था कराना भी कक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। पांचवा बिंदु को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, विशेष बालकों पर विशेष ध्यान। विशेष बालकों पर विशेष ध्यान, पांचवा हमारा बिंदु आएगा विशेष बालकों पर विशेष ध्यान। विशेष बालकों पर विशेष ध्यान। देखिए, विशेष बालकों पर विशेष ध्यान से तात्पर्य, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कक्षा में जो विशेष बालक, विशेष मतलब जो विकलांगी बालक हैं, इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कराना, इनको सही से शिक्षा उपलब्ध कराना कक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए विशेष बालक से हम किसी विकलांग बालक की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई अस्थिबाधित बालक है या कोई श्रवणबाधित बालक है या दृष्टि दोष से ग्रसित बालक है। इस बालक को मान लीजिए कि पढ़ने में असुविधा होती है, लिखने में असुविधा होती है, सुनने में असुविधा होती है, तो इन बालकों पे कक्षा प्रबंधन के तौर पे आप विशेष ध्यान देंगे। ये ध्यान देंगे कि वो बालक भी समान बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित करके शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को ठीक से सुन सके, सीख सके और समझ सके। साथ ही साथ जो असुविधा उसके द्वारा हो रही है या अन्य शिक्षण में जो असुविधाएं हो रही हैं, इसकी समस्या का समाधान भी कक्षा प्रबंधन के तौर पे आप कर सकें। साथ ही साथ एक विशेष बात और भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो विशेष बालक होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा बालक है जिसको लिखने में असुविधा होती है, इस बालक को लिखने के लिए अच्छे मेज और पर्याप्त जगह की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है अगर व्यवस्था तो उसको एक बेंच पे एक ही बालक को बैठाया जाए ताकि वो आसानी से बिना किसी समस्या के लेखन कार्य को पूर्ण कर सके। इसमें अगला पॉइंट हम लेंगे, छठा पॉइंट हमारा आता है शिक्षण अधिगम सामग्री में समावेश। शिक्षण अधिगम सामग्री का समावेश। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का समावेश से तात्पर्य है कि हमारे शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था में हमें तमाम चीजों को सिखाया जाता है कि शिक्षण करते समय हम किन किन तथ्यों की सहायता से अपने पाठ्यवस्तु को रोचक बना सकते हैं। जैसे हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। होता क्या है कि तमाम ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं जो शिक्षा की व्यवस्था को सरल और प्रभावी बना देती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बालक को हमें इतिहास पढ़ाना है, अगर इतिहास पढ़ाना है या इतिहास में कुछ घटनाओं को पढ़ाना है, तो हो सके तो उस घटना संबंधी से मान लीजिए हमें इतिहास में ताजमहल पढ़ाना है, मुमताज महल का ताजमहल पढ़ाना है, तो अगर हो सके तो हम ताजमहल पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अगर ताजमहल का एक चित्र हम उन बच्चों को दिखा दें, तो जो सामान्य से मंद बुद्धि के बालक हैं वो बड़े ही आसान तरीके से समझ जाएंगे कि ये ताजमहल ये कहाँ पे है और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ मान लीजिए विज्ञान की कक्षा है, हम किसी को प्लांट पढ़ा रहे हैं, उस
बालक को मान लीजिए एक फूल का पौधा या पेड़ का पौधा, एक उसकी टहनी या किसकी डाली उसको लेके कक्षा में उपस्थित हो जाए, तो वो जीवंत उदाहरण देके बच्चा जल्दी सीखेगा, उसका सीखा गया ज्ञान काफी लंबे समय तक उसके मन मस्तिष्क में समाहित रहेगा। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का समावेश कि अपने पठन पाठन की व्यवस्था में तमाम ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिसकी सहायता से हम उन समावेशी बालकों को भी समान बालकों के साथ समावेशी व्यवस्था में शिक्षण दे सकें। अब इसमें हम अगली बात जानेंगे, इसमें अगली बात हम जानेंगे वो हमारा है शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण पद्धतियां व शिक्षण सूत्रों का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। शिक्षण पद्धतियां व शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। देखिए शिक्षण पद्धतियां शिक्षण सूत्रों से संबंधित हमारा यह है कि शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और प्रभावी बनाने या रखने के लिए शिक्षाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने कुछ शिक्षण सूत्र बताए हैं, कुछ शिक्षण पद्धतियां बताई हैं। इन शिक्षण सूत्रों, शिक्षण पद्धतियों की सहायता से हम एक शिक्षक के तौर पे कक्षा प्रबंधन को निर्धारित करते हुए अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को, पुस्तकीय ज्ञान को, पाठचर्या के ज्ञान को बच्चों के बीच में बड़े ही सरल तरीके से ले जा सकते हैं। इन शिक्षण सूत्रों की बात करें, पद्धतियों की बात करें तो जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, निम्न से अधिक की ओर, कठोर से अकठोर की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये तमाम ऐसे सूत्र हैं जो शिक्षण को बेहतर और प्रभावी बना देते हैं। इन सूत्रों की सहायता से एक शिक्षक अपने ज्ञान विज्ञान को, पाठचर्या के विषय वस्तु को बहुत ही आसान तरीके से बच्चों के बीच में प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि ये क्रमांक है, ये नियम है शिक्षण की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए। इस क्रम में हम जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस क्रम में हम जानेंगे अगला पॉइंट सशक्त मूल्यांकन। 8वां हमारा है सशक्त मूल्यांकन। सशक्त मूल्यांकन, देखिए सशक्त मूल्यांकन से तात्पर्य है, सशक्त मूल्यांकन से तात्पर्य है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं एक कक्षा प्रबंधन के तौर पे, वो हमारा कार्य कितना बेहतर और प्रभावी है यह पता लगाया जा सके। इसके लिए हमें सशक्त मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा प्रबंधन के तौर पे हम जिन जिन कार्यों को किए हैं वो क्या कितने प्रभावी और बेहतर रहे हैं, इन सभी तथ्यों की जानकारी हमें कक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया से ही पता चलती है, और तभी जाकर हमारा कक्षा प्रबंधन जो है वह बेहतर और उपयोगी सिद्ध और साबित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर अगला हम लोग जो हमारा इसी 3rd यूनिट का 5th पॉइंट होगा, इस पर हम लोग चर्चा